अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मेन टॉपिक है हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस में मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रही है कि ये कैसे हो रही है, क्योंकि फार्मा भी बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। मैंने इसकी बेसिक्स क्लियर किया तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बना लें और एक ही दफ़ा इस चीज़ को स्टोर कर लें ताकि बार बार मुझे भी जब ये चीज़ भूले तो मैं इसको रिवाइज़ कर सकूँ। स्टार्टिंग विद द बेसिक्स के हीमोस्टेसिस है क्या। हीमोस्टेसिस का मतलब है कि एक दफ़ा कहीं पर डैमेज हो गया और हमारे पास जो वेसल्स हैं उनका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो गया है, तो वो हमारे पास अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकेगी। तो वहाँ पे हमारे पास हीमोस्टेसिस होती है कि वहाँ पे हमारे पास थोड़ी देर के लिए ब्लड को रोक दिया जाता है, क्लॉट बना लिया जाता है ताकि वो जगह हील हो जाए और वहाँ से ब्लड लॉस ना हो। सबसे पहले ये कि जो हमारे पास हीमोस्टेसिस है ये हमारे पास दो स्टेजेस के अंदर होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी है वहाँ पे एक वीक प्लेटलेट प्लग बनता है और फिर वो हमारे पास स्टेबलाइज हो जाता है सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के थ्रू। तो जो हमारे पास ये जो पहली स्टेज है इसके अंदर हमारे पास जो इंट्रैक्शन होता है वो हमारे पास प्लेटलेट और वेसल वॉल का होता है। फिर जो हमारे पास सेकेंड स्टेप है जो बेसिकली हमारे पास सेकेंडरी हीमोस्टेसिस है, उसके अंदर हमारे पास कोएगुलेशन कैस्केड पूरी काम करती है और हमारे पास जो नॉर्मल प्लग बना हुआ होता है उसको हमारे पास स्टेबलाइज कर देती है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि ये प्राइमरी हीमोस्टेसिस बेसिकली हो कैसे रही है। तो प्राइमरी हीमोस्टेसिस के हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या होगा कि जहाँ कहीं पे हमारे पास डैमेज होगा वहाँ पर जो वेसल्स होगी वो हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी। अब ये हमारे पास दो हम कह सकते हैं यहाँ पे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। एक हमारे पास न्यूरल स्टिमुलेशन और दूसरा हमारे पास जो एंडोथीलियल सेल्स हैं उधर से हमारे पास एंडोथीलियन रिलीज़ होता है। सेकंड हमारे पास क्या है, प्लेटलेट एडहेशन। एक दफ़ा वहाँ पे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, वहाँ पे ब्लड को रोक लिया गया है, अब वहाँ पे प्लेटलेट्स आएंगे। अब होगा क्या, जहाँ पर इंजरी होती है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन और जो हमारे पास कोलेजन होता है वहाँ पे हमारे पास वॉन वाइल्डब्रेंट फैक्टर जो है वो एक्सपोज हो जाता है। उसके ऊपर आके प्लेटलेट्स जो हैं वो बाइंड करेंगे। अब प्लेटलेट्स के पास हमारे पास होता है ग्लाइकोप्रोटीन 1B रिसेप्टर जो कि हमारे पास वॉन वाइल्डब्रेंट फैक्टर के साथ बाइंड कर जाएंगे। अब ये जो वॉन वाइल्डब्रेंट फैक्टर होते हैं ये हमारे पास होते किसके अंदर, हमारे पास WP बॉडीज़ जो हैं बेसिकली उनके अंदर हमारे जिसको हम वेबल प्लेट बॉडीज़ कहते हैं वो हमारे पास ये मेनली रिलीज़ कर रही होती है। अच्छा, अब ये जो नॉर्मल हमारे पास WP बॉडीज़ हैं बेसिकली, इसका डॉक्टर स्टार ने याद करने का तरीका बताया कि W से हम लोगों ने याद रखने के वॉन वाइल्डब्रेंट फैक्टर होगा और P से हमारे पास बेसिकली जो P सिलेक्टिन है वो भी यहीं से रिलीज़ होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप है बेसिकली प्लेटलेट एग्रीगेशन। उसके अंदर हमारे पास 3 और 4 को हम साथ करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। वो हमारे पास सबसे पहले क्या, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुई, एडिशन होगी और फिर हमारे पास एग्रीगेशन होगी। अच्छा, अब हमारे पास जब एक दफ़ा प्लेटलेट बाइंड कर चुका है तो हमारे पास प्लेटलेट के अंदर एक चेंज आएगा जिसकी वजह से हमारे पास प्लेटलेट जो है वो कुछ ग्रेन्यूल रिलीज़ करेगा, जिनमें से हमारे पास जो मेन है वो हमारे पास ADP है और थ्रोम्बोक्सिन A2 है। अब ADP जब हमारे पास रिलीज़ होगा तो क्या करेगा कि जो हमारे पास नॉर्मल प्लेटलेट का जो स्ट्रक्चर है ना उसके अंदर एक चेंज लाएगा कि ये हमारे पास एक सेकंड रिसेप्टर जो है वो एक्सपोज हो जाएगा प्लेटलेट के ऊपर, जो कि हमारे पास है ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A। और जो हमारे पास थ्रोम्बोक्सिन A2 है वो क्या करेगा वो प्लेटलेट एग्रीगेशन को और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा ताकि हमारे पास जब वो रिसेप्टर एक्सपोज हो गया तो और प्लेटलेट्स उस तरफ आएँ और हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेशन होना स्टार्ट हो जाए उस पॉइंट के ऊपर। अच्छा, अब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्लेटलेट यहाँ पे है, फिर यहाँ पे इसका रिसेप्टर है और ये हमारे पास दूसरा है उसके ऊपर बाइंड हो रहा है, तो इन दोनों के दरमियान में हमारे पास जो एक लिंकिंग का जो काम करेगा वो हमारे पास फिब्रिनोजन होगा। अच्छा, अब इसके बाद हम लोगों ने सेकेंडरी हीमोस्टेसिस करना है। उसमें हमारे पास क्या होगा, बेसिकली जो मेन काम है वो कोएगुलेशन कैस्केड का है। कोएगुलेशन कैस्केड क्या करेगा, जो हमने लिंकिंग मॉलिक्यूल में फिब्रिनोजन डाला था उसको ये फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। फिर जब वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिब्रिन आपस में क्रॉस लिंकिंग करेगा और ये हमारे पास एक प्लेटलेट फिब्रिन थ्रोम्बस बना देगा, जो कि बेसिकली क्या होगा, हमारे पास एक कंपैरेटिवली स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। जो अभी तक हमने प्राइमरी हीमोस्टेसिस के एंड पे प्रोडक्ट बनाया है वो हमारे पास काफ़ी वीक प्लेटेड प्लग होता है। जब तक कोएगुलेशन कैस्केड नहीं होगी तो हमारे पास वो जो प्लग होगा वो हमारे पास काफ़ी वीक होगा। इस वजह से अगर हमारे पास कोएगुलेशन कैस्केड के अंदर कोई मसला आ जाता है तो हमारे पास डिफरेंट किस्म की डिजीज़ होती हैं। इसी तरह अगर हमारे पास प्राइमरी हीमोस्टेसिस की किसी भी स्टेप पे कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे भी हमारे पास ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होती हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो कोएगुलेशन कैस्केड है उसमें हम लोगों ने करना क्या है, बेसिकली कोएगुलेशन कैस्केड का मकसद क्या है कि हम लोगों ने
फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करना है, और फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट होने के लिए प्रोथ्रोम्बिन चाहिए होता है। अब प्रोथ्रोम्बिन को हम लोगों ने एक्टिव करना होता है क्योंकि वो नॉर्मली इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा होता है। अब प्रोथ्रोम्बिन को अगर हम लोगों ने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम पूरी एक कोएगुलेशन कैस्केड चलाते हैं, जो कि या तो हमारे पास एक्सट्रिंसिक होती है या इंट्रिंसिक होती है। अच्छा, तो क्या होगा, हमारे पास वो एक्सटेंसिव और इंट्रिंसिक, साथ में हमारे पास प्लेटलेट्स की फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम, जब ये हमारे पास चार चीज़ें मिल जाती हैं, या तो एक्सटेंसिव पाथवे होगा या इंट्रिंसिक होगा, उसके साथ जब हमारे पास फॉस्फोलिपिड या कैल्शियम मिक्स होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो हमारे पास एक्टिव हो जाता है। अब यहाँ पे बहुत बड़ी कन्फ्यूजन, प्रोथ्रोम्बिन को ही हम फैक्टर 2 कहते हैं। सो अगर हमें ये कहा जाए कि जो फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट होने के लिए हमें प्रोथ्रोम्बिन, एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन चाहिए या फैक्टर 2A चाहिए, तो एक ही बात होगी। अच्छा, अब हम इससे आगे चलने से पहले बेसिकली देख लेते हैं कि एक्सट्रिंसिक में कौन से आ जाते हैं और इंट्रिंसिक में कौन से आ जाते हैं। ये डॉक्टर स्टार ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि इस चीज़ को हम कैसे याद कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारे पास एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक पाथवे खुद तो नहीं स्टार्ट हो जाएगा, पहले कोई फैक्टर होगा जो उस चीज़ को एक्टिव करेगा। सो हमारे पास एक्सट्रिंसिक जो पाथवे है वो हमारे पास फैक्टर 7 से स्टार्ट होता है। 7 के बाद फ़ौरन क्या आ जाता है हमारे पास, आई गेस यहाँ पे 3 भी होता है, 7 3, उसके बाद 10 को एक्टिव करता है, 10 5 को करता है, और ये हमारे पास कैल्शियम फॉस्फोलिपिड के साथ मिक्स होते हैं, और हमारे पास 2 यानी कि प्रोथ्रोम्बिन जो है वो हमारे पास एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इंट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक में हमारे पास 12 11 10 यहाँ पे आ गया, 9 8 एंड अगेन फिर हमारे पास 10 5 और इसमें कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि हमारे पास एक्सट्रिंसिक पाथवे ये है, ये हमारे पास सॉरी ये इंट्रिंसिक है, ये एक्सट्रिंसिक है, और ये हमारे पास कॉमन पाथवे है। अच्छा, अब जो चीज़ हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे को एक्टिव करती है वो हमारे पास है सब एंडोथीलियल कोलेजन, और जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक को एक्टिव करती है वो हमारे पास है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो हमारे पास फैक्टर 7 को एक्टिव कर रहा है जो कि एक्सट्रिंसिक पाथवे है, और सब एंडोथीलियल कोलेजन फैक्टर 7 को बेसिकली 12 को एक्टिव कर रहा है जो कि इंट्रिंसिक पाथवे है। सो इन दोनों, पहले ये हमारे पास एक्टिव हुए दोनों पाथवेज पे, हमारे पास कॉमन पाथवे, उन दोनों का एंड रिजल्ट क्या हुआ, हमारे पास फैक्टर 2 जो कि हमारे पास क्या है प्रोथ्रोम्बिन, वो हमारे पास कन्वर्ट हो गया एक्टिव फॉर्म के ना, जो कि हमारे पास है थ्रोम्बिन, ये हम इसको कह सकते हैं एक्टिवेटेड 2A। ये हमारे पास क्या करेगा, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। फिब्रिन की क्रॉस लिंकिंग होनी है, वो किससे होगी, फैक्टर 3 से। तो जो थ्रोम्बिन है ये डायरेक्ट फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट भी कर रहा है, साथ में फैक्टर 13 को बेसिकली एक्टिव करवा रहा है, जिसने क्रॉस लिंकिंग करवानी है। अगर मैं स्टार्ट के अंदर प्रोथ्रोम्बिन बोल रही थी कि वो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, तो वहाँ पे वो मिस्टेक है। बेसिकली इट्स थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन की एक्टिव फॉर्म थ्रोम्बिन, जो कि फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करवाता है। अच्छा, अब यहाँ तक तो बात है जो हम बार बार पढ़ते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आगे ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है ना वो इसमें आती है, यहाँ पे जो कुछ फैक्टर्स हैं। ठीक है, बेसिकली हमने क्लॉट बनाना है क्योंकि हमने वहाँ पे जो ब्लड था उसको हमने वहीं पे स्टॉप करवाना है। अब ये ना हो कि हमारे पास जो क्लॉट है वो ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को जो हमारे पास चीज़ रेगुलेट कर रही होती है वो हमारे पास है थ्रोम्बोमोड्यूलिन विद फैक्टर C एंड फैक्टर S। फैक्टर C और हमारे पास जो फैक्टर C और फैक्टर S है, बेसिकली ये दोनों हमारे पास प्रोटीन है, प्रोटीन C एंड प्रोटीन S। ये हमारे पास लिवर से इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रोड्यूस होती हैं, और फिर ये हमारे पास एक्टिव होती हैं जब हम लोगों ने कोएगुलेशन को रेगुलेट करवाना होता है। सो बेसिकली जो मेन है वो प्रोटीन C है और उसका कोफैक्टर है बेसिकली प्रोटीन S। अच्छा, अब हमारे पास एक दफ़ा जब प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया, तो थ्रोम्बिन ने क्या करवाया, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करवाया। एट द सेम टाइम उसने फैक्टर 13 को एक्टिवेट करवाया। एट द सेम टाइम जब वो अपना काम ख़त्म कर चुका है तो वो फ़ौरन हमारे पास क्या करेगा, थ्रोम्बोमोड्यूलिन के साथ बाइंड कर जाएगा। थ्रोम्बोमोड्यूलिन क्या है, बेसिकली ये हमारे पास एंडोथीलियल सर्फेस के ऊपर ही प्रेजेंट होती है। जब थ्रोम्बिन इसके साथ बाइंड करता है तो थ्रोम्बिन इनएक्टिव हो जाता है। अब जो हमारे पास थ्रोम्बोमोड्यूलिन थ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स बना है, ये हमारे पास जो इनएक्टिव प्रोटीन C ब्लड में पड़ी हुई है उसको एक्टिव कर देता है, तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक्टिवेटेड प्रोटीन C। अब ये जो है ये हमारे पास क्या करेगी, जो कोएगुलेशन कैस्केड के अंदर फैक्टर 5 और फैक्टर 8 है उसको इनहिबिट कर देगी, ताकि जो हमारे पास नॉर्मल कोएगुलेशन हो रही थी वो हमारे पास बंद हो जाए। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा कि हमारे पास हद से ज़्यादा क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगी। अब इसको मैंने ऐसे याद करने की कोशिश की थी कि बोर्ड के पेपर 9 और 10 तो मेन होते हैं, उससे अलावा 9 10 11 12 में तो मेन होते हैं, उससे पहले 5 और 8 के अंदर होते हैं, तो ये उन स्टेप्स के अंदर 5 और 8 को जाके ब्लॉक कर देगी।
अच्छा, इसी के साथ एक और चीज़ पढ़ लेते हैं जो कि हम पास कह सकते हैं हीमोस्टेसिस का भी पार्ट है, लेकिन इतना मेन पार्ट नहीं है। जो कि हमारे पास नॉर्मली, फॉर एग्जांपल हम नॉर्मली कहते हैं कि नॉर्मली हमारे पास क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो रही होती, तो वो क्यों नहीं हो रही होती? एक तो वही बात है कि हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन या कोलेजन वगैरह एक्सपोज नहीं होते, तो वोन वाइल्डमेंट फैक्टर हमारे पास एक्सपोज नहीं होता। एक और जो चीज़ इस टाइम पे काम कर रही होती है वो हमारे पास एंटी थ्रोम्बिन 3 है। वो हमारे पास बेसिकली इस टाइम के ना, जब यहाँ हमारे पास यहाँ पे एंटी कोएगुलेशन वाला जो हमने पाथवे डिस्कस किया, इसमें भी काम कर रही होती है, लेकिन वो हमारे पास नॉर्मली भी काम कर रही होती है। ये तो हमारे पास तब होगा ना जब हमारे पास बेसिकली क्लॉट फॉर्म हो रहा है और हम उसको ज़्यादा नहीं बनने देना चाह रहे हैं, लेकिन ये हमारे पास नॉर्मली भी हो रहा होता है। अच्छा, अब ये हमारे पास एंटी थ्रोम्बिन 3 भी हमारे पास लिवर से प्रोड्यूस होता है, और ये क्या करता है, ये हमारे पास इनहिबिट कर देता है फैक्टर 9, 10, 11, 12 और फैक्टर 2 को। जो हमने ऊपर 2 और 10 इस वजह से लिखा हुआ है कि क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इसके साथ हम लोगों ने फार्मा को रिलेट करना है। अच्छा, हम लोग एंटी कोएगुलेंट्स ना बेसिकली हिपेरिन दे रहे होते हैं, वारफरिन दे रहे होते हैं। अब जो हमारे पास हिपेरिन है ना, वो हमारे पास क्या करता है, ये जो एंटी थ्रोम्बिन 3 है ना, इसके फंक्शन को इंक्रीज़ कर देता है। तो हमारे पास फैक्टर 10 और फैक्टर 10A और 2A इनहिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारे पास जो नॉर्मल एंटी कोएगुलेशन हो रही होती है ना, वो प्रोसेस फास्ट हो जाता है। यानी कि हिपेरिन भी हमारे पास एंटी कोएगुलेंट है और हमारे पास वारफरिन भी, दोनों एंटी कोएगुलेंट है, लेकिन दोनों डिफरेंट तरीके से काम कर रहे हैं। हिपेरिन क्या काम कर रहा है कि जो नॉर्मल एंटी कोएगुलेशन पाथवे है उसको इंक्रीज़ कर रहा है, जबकि वारफरिन हमारे पास क्या करता है, जो नॉर्मल कोएगुलेशन है उसको इनहिबिट कर देता है। अब अगर हमने क्लॉट चाहते हैं कि ना बने, तो दो ही तरीके हैं। एक क्या करें कि जो हमारे पास नॉर्मल क्लॉट फॉर्मेशन हो रही है उस प्रोसेस को बंद कर दें। दूसरी क्या चीज़ है कि जो एंटी कोएगुलेशन पाथवे है उसको इंक्रीज़ कर दें। इस तरीके से हमारे पास हिपेरिन और वारफरिन काम करती है। हम वारफरिन को दोबारा थोड़ा सा डिटेल में भी देख लेते हैं कि वो कैसे काम कर रही है। बेसिकली हमें विटामिन के चाहिए होता है, क्योंकि हमारे पास विटामिन के जो है वो एक्टिव करवा रहा होता है फैक्टर्स को, कुछ कोएगुलेशन फैक्टर्स को, और इवन प्रोटीन सी और प्रोटीन एस को भी। तो हमारे पास फैक्टर बेसिकली जो है 7 + 2 = 9 एंड 10, इन 4 फैक्टर्स को हमारे पास विटामिन के एक्टिव करवा रहा होता है। अब अगर हम वारफरिन देंगे तो जो कि विटामिन के का एंटागोनिस्ट है, तो हमारे पास ये सारे फैक्टर्स इनहिबिट हो जाएंगे और हमारे पास नॉर्मल जो कोएगुलेशन हो रही थी वो इनहिबिट हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास वारफरिन और हिपेरिन काम करती हैं। इसके बाद अब हमारे पास जो लास्ट स्टेप रह गया है वो हमारे पास है फिब्रिनोलाइसिस। नॉर्मली क्या है, हमारे पास एंटी थ्रोम्बिन 3 काम कर रहा है, जो कि फैक्टर 2, 10, 9, 11, 12 इनको इनहिबिट करके रखा हुआ है। जब हमारे पास एक दफ़ा फॉर एग्जांपल कोई डैमेज हो गया तो हमारे पास हीमोस्टेसिस होगी। हीमोस्टेसिस प्राइमरी होगी, सेकेंडरी होगी, हद से ज़्यादा ना हो जाए तो हमारे पास एक्टिवेटेड प्रोटीन सी और थ्रोम्बोमोड्यूलिन हमारे पास काम कर रहे हैं। अब एंड पे जो स्टेप आ जाता है वो हमारे पास है फिब्रिनोलाइसिस। एक दफ़ा क्लॉट, हम लोग हीमोस्टेसिस को ऐसे ही पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर कोई ज़ख्म आ जाए तो हम वहाँ पे उसके ऊपर बैंडेज करते हैं, ठीक है, बैंडेज लगा देते हैं और कुछ टाइम बाद हम वो रिमूव कर देते हैं ताकि हमारे पास जो नॉर्मल हीलिंग है वो वहाँ पे हो जाए, ठीक है। तो इसी तरह एक दफ़ा हम लोगों ने क्लॉट बना दिया तो हमने वो परमानेंट वहाँ पे नहीं बनाना, उसको हम डिज़ोल्व कर देंगे जब एक दफ़ा वहाँ पे जो हमारे पास डैमेज है, ताकि वो हमारे पास हील होना स्टार्ट हो जाए। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास है फिब्रिनोलाइसिस। एक दफ़ा हम लोगों ने क्या किया था, जो प्लेटलेट एग्रीगेशन करवाई थी उसके दरम्यान में हमारे पास फिब्रिनोजिन था, जिसको हमने बाद में फिब्रिन और क्रॉस लिंकिंग करवा दी थी। अब फिब्रिनोलाइसिस एज अ नेम इंडिकेट, वही जो हमने फिब्रिन बनाया है हमने उसको दोबारा तोड़ना है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो मेन काम करता है वो हमारे पास है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। अब ये जो हमारे पास टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, ये हमारे पास एक्टिव कैसे होता है, इसको कैसे पता कि अब मुझे काम करने की ज़रूरत है। बेसिकली जब हमारे पास थ्रोम्बिन एक्टिवेट हुआ है ना, तो वो साथ में हमारे पास टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को भी एक्टिव करवा देगा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर हमारे पास तब एक्टिव हो जाता है जहाँ भी देखते हैं कि फिब्रिन कंटेंट हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है। तो जब एक दफ़ा टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एक्टिव हो गया तो इसने क्या करना है, इसने प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करवा देना है। अब जो हमारे पास प्लाज्मिन है उसका क्या काम है, उसका काम है कि जो हमारे पास फिब्रिन है उसको तोड़ देगा, फिब्रिनोजन को तोड़ देगा, साथ में कोएगुलेशन फैक्टर्स को ख़राब कर देगा, ताकि हमारे पास जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे के सारे वहीं पर रुक जाएँ। अब हमने ये इस चीज़ को भी रेगुलेट करना है कि यही ना हो कि जो प्लाज्मिन फिब्रिनोलाइसिस करवा रहा है ये ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पे जो फैक्टर हमारे पास काम करता है वो हमारे पास है अल्फ़ा 2 एंटी प्लाज्मिन, तो क्या करते हैं, प्लाज्मिन को थोड़ी देर बाद बंद करवा देता है। अगर फॉर एग्जांपल ये बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता रहा है तो हमारे पास फिब्रिनोलाइसिस हद से ज़्यादा होगी, उसके लिए फिर हमारे पास और किस्म के डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो
बेस हमने बनानी थी हीमोस्टेसिस की, वो यहाँ पे कंप्लीट होती है।